नमस्कार, ये आकाशवाणी पटना है। अब आप खालिद रशीद से प्रादेशिक समाचार सुनिए। पहले मुख्य समाचार। बिहार में कोविड-19 महामारी से संक्रमित लोगों की संख्या बढ़कर 1495 हो गई है। आज 72 लोगों में संक्रमण की पुष्टि हुई। जहानाबाद जिले के सदर, काको, रतनी फरीदपुर, शकुराबाद, घोसी और मखदूमपुर क्षेत्रों सहित कई इलाकों में संक्रमण फैला। 31 लोगों में महामारी की पुष्टि। देश के विभिन्न भागों से प्रदेश में विशेष श्रमिक रेलगाड़ियों के आने का सिलसिला जारी। कल 66 ट्रेनों के माध्यम से 1 लाख से अधिक कामगार अपने गृह जिले पहुंचेंगे। और भागलपुर में प्रवासी कामगारों को लेकर जा रहे एक ट्रक के दुर्घटनाग्रस्त होने से 9 की मौत, 12 घायल। अब समाचार विस्तार से। प्रदेश में कोविड-19 महामारी के संक्रमित लोगों की संख्या बढ़कर 1495 हो गई है। आज 72 लोगों में संक्रमण की पुष्टि हुई। सबसे अधिक 31 मामलों की पुष्टि जहानाबाद जिले में हुई है। जिले के सदर, काको, रतनी फरीदपुर, शकुराबाद, मोदनगंज, हुलासगंज, घोसी और मखदूमपुर क्षेत्रों से नए संक्रमण की पुष्टि हुई है। वहीं बेगूसराय में भी इस महामारी के 12 नए मामले सामने आए हैं, जबकि औरंगाबाद और नवादा में 4-4 संक्रमित पाए गए हैं। अरवल, गया, शेखपुरा, सुपौल में 3-3 मामलों की पुष्टि हुई है। वहीं समस्तीपुर, कैमूर, पटना, मधेपुरा, बक्सर और भागलपुर से भी आज नए मामलों की पुष्टि हुई। राज्य में जो लोग संक्रमित पाए गए हैं उनमें आधे से अधिक प्रवासी मजदूर हैं। 3 मई के बाद प्रदेश में आए 808 प्रवासी कामगारों को संक्रमित पाया गया है। स्वास्थ्य विभाग से प्राप्त जानकारी के अनुसार अब तक संक्रमण के मामले में पटना जिला शीर्ष पर है, जहां 167 लोगों में संक्रमण की पुष्टि हुई है। दूसरे स्थान पर मुंगेर जिला है, जहां संक्रमितों की संख्या 133 है। रोहतास 91 मामलों के साथ राज्य में तीसरे स्थान पर है। अब तक 534 लोगों को स्वस्थ होने के बाद अस्पतालों से छुट्टी मिल गई है। राज्य में 50,563 सैंपल की अब तक जांच की गई। प्रदेश में 14 केंद्रों पर कोरोना जांच की सुविधा उपलब्ध है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने संक्रमण की बढ़ती संख्या को देखते हुए प्रदेश में सैंपल जांच क्षमता बढ़ाकर प्रतिदिन 10,000 करने का निर्देश दिया है। इधर देश में कोविड-19 रोगियों की संख्या 1 लाख के आंकड़े को पार कर गई है। स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय की ओर से जारी बुलेटिन में कहा गया है कि संक्रमितों की संख्या 1,01,039 हो गई है। वहीं 39,174 लोग अब तक स्वस्थ हुए हैं, जबकि 3,163 लोगों की मौत हुई है। लगभग 59,000 लोगों का विभिन्न अस्पतालों में इलाज चल रहा है। देश में कोविड-19 संक्रमण से मरीजों की स्वस्थ होने की दर में सुधार हुआ है और ये बढ़कर 38.73% तक पहुंच गई है। स्वास्थ्य मंत्रालय के एक वक्तव्य में कहा गया है कि पिछले 24 घंटों में 2,350 मरीज ठीक हुए हैं। प्रदेश में विभिन्न राज्यों से विशेष श्रमिक रेलगाड़ियों द्वारा प्रवासी कामगारों के आने का सिलसिला जारी है। आज 60 श्रमिक विशेष रेलगाड़ियों से 97,000 से अधिक लोग अपने गृह जिलों में पहुंच रहे हैं। रेलवे कल भी 66 विशेष रेलगाड़ियों का परिचालन करेगा। इससे 1 लाख से अधिक लोगों के आने की संभावना है। इधर प्रवासी कामगारों के आगमन से कोविड-19 संक्रमण में तेजी से बढ़ोतरी हुई है। संक्रमण के कुल 1495 मामलों में से 808 संक्रमण प्रवासी कामगारों में पाए गए हैं। सूचना और जनसंपर्क विभाग के सचिव अनुपम कुमार ने कहा है कि संक्रमण के प्रसार को रोकने के लिए प्रखंड मुख्यालयों में 7,840 क्वारेंटीन केंद्र बनाए गए हैं। इनमें 5.5 लाख लोगों के ठहरने की व्यवस्था की गई है। इन केंद्रों से संक्रमण को प्रभावी ढंग से रोकने में मदद मिली है। उन्होंने कहा कि जो लोग बाहर से आ रहे हैं वैसे प्रवासी कामगारों को उनके घरों के पास रोजगार देने के लिए 2,52,00,000 मानव श्रम दिवस सृजित किए गए हैं। वहीं जिन क्षेत्रों में संक्रमण अधिक पाया गया है वहां से फैलाव रोकने के लिए राज्य भर में 198 क्षेत्रों को कंटेनमेंट जोन घोषित किया गया है। इसके अंतर्गत 7,35,000 घरों को बाहरी संपर्क से रोक दिया गया है। शेखपुरा जिले के शेखोपुर सराय प्रखंड स्थित एक क्वारेंटीन केंद्र पर सुविधाओं की कमी का आरोप लगाते हुए लोगों ने जमकर हंगामा किया और तोड़फोड़ की। इस घटना में 12 लोग घायल हो गए हैं। बाद में भारी संख्या में पुलिस बल को केंद्र पर तैनात कर स्थिति को नियंत्रण में लाया गया।
मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने कहा है कि सभी इच्छुक प्रवासी कामगारों को उनके गृह जिलों तक पहुंचाने की व्यवस्था राज्य सरकार सुनिश्चित करेगी। श्री कुमार ने लोगों से पैदल, ट्रक या अन्य प्रतिबंधित साधनों से घर नहीं लौटने की अपील की है। मुख्यमंत्री ने जिलाधिकारियों और पुलिस अधीक्षकों को यह सुनिश्चित करने का निर्देश दिया है कि अगर कोई भी प्रवासी सड़कों पर पैदल चलता हुआ मिले तो उसे बस में बिठाकर करीब के रेलवे स्टेशन पहुंचाया जाए, ताकि सभी अपने गृह जिले तक सुगमता से जा सकें। गृह मंत्रालय ने फंसे मजदूरों को रेलगाड़ियों से आवागमन के लिए संशोधित मानक ऑपरेटिंग प्रक्रिया जारी की है। इसके तहत रेल मंत्रालय गृह मंत्रालय के साथ सलाह मशविरा कर श्रमिक विशेष ट्रेनें चलाने की अनुमति देगा। हमारे संवाददाता ने बताया है कि सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को नोडल अधिकारियों की नियुक्ति करने और फंसे मजदूरों को भेजने और उनके आगमन के लिए आवश्यक प्रबंध करने की सलाह दी गई है। राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों की आवश्यकता के आधार पर रेल मंत्रालय यह तय करेगी कि रेलगाड़ी कितने बजे खुलेगी और कहां-कहां रुकेगी। इसके बाद रेलवे संबंधित राज्यों को जानकारी देगी, ताकि राज्य सरकारें इन यात्रियों को उनके घर पहुंचाने के लिए उपयुक्त इंतजाम कर सके। रेलगाड़ी में चढ़ने से पहले हर यात्री की जांच की जाएगी और जिनमें कोरोना के लक्षण नहीं होंगे उन्हें ही यात्रा करने की अनुमति होगी। यात्रा के दौरान और स्टेशन पर रहने के दौरान लोगों को सामाजिक दूरी का पालन करना होगा। इसके अलावा अपनी मंजिल पर पहुंचने के बाद सभी यात्रियों को उस राज्य की दिशा निर्देश का पालन करना होगा। दीपेंद्र कुमार, आकाशवाणी समाचार। रेल मंत्री पीयूष गोयल ने कहा है कि रेलवे ने 1565 श्रमिक विशेष रेलगाड़ियों के जरिए 20 लाख से अधिक मजदूरों को उनके घर भेजा है। गया अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे से आज वियतनाम के 99 पर्यटकों को नई दिल्ली भेजा गया। ये सभी बौद्ध सर्किट पर्यटन के क्रम में बोधगया आए थे और लॉकडाउन के कारण फंस गए थे। इन पर्यटकों को नई दिल्ली से विशेष विमान के जरिए वियतनाम रवाना किया जाएगा। केंद्र सरकार ने कहा है कि लॉकडाउन के चौथे चरण के दौरान भी बायोमेट्रिक उपस्थिति स्थगित रहेगी। कार्मिक, जन शिकायत और पेंशन मंत्रालय ने कोविड-19 को फैलने से रोकने के लिए सरकारी कार्यालयों में उपस्थिति के नियमन के बारे में दिशा निर्देश जारी किए हैं। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी पटना से सुन रहे हैं। लॉकडाउन के चौथे चरण में अब से सार्वजनिक स्थल पर थूकना जुर्माने के साथ दंडनीय अपराध भी होगा। केंद्र सरकार के सभी विभागों को जारी कार्मिक मंत्रालय के आदेश में कहा गया है कि उनके विभागाध्यक्ष इस संबंध में सभी निर्देशों का कड़ाई से पालन सुनिश्चित करें। इस आदेश के तहत सभी सार्वजनिक जगहों और कार्यस्थलों में मास्क लगाना अनिवार्य कर दिया गया है। कार्यस्थलों के लिए अतिरिक्त निर्देशों में मंत्रालय ने कहा है कि जहां तक संभव हो घर से काम करने की आदत अपनानी चाहिए। लॉकडाउन के चौथे चरण के लिए बिहार सरकार ने नए दिशा निर्देश जारी कर दिए हैं। सभी प्रखंड मुख्यालयों को रेड जोन में शामिल किया गया है। बड़ी संख्या में बाहर से आने वाले लोगों को प्रखंड मुख्यालय स्थित क्वारंटीन कैंप में रखा जा रहा है, इसलिए ये फैसला किया गया है। गृह विभाग के अपर मुख्य सचिव आमिर सुबहानी ने बताया कि सभी कंटेनमेंट जोन में केंद्र सरकार द्वारा लगाए गए सभी प्रतिबंध यथावत लागू रहेंगे। कंटेनमेंट और रेड जोन से बाहर सभी प्रकार की उपभोक्ता वस्तुओं की दुकानों को नियंत्रित ढंग से खोला जाएगा। इसमें सैलून के साथ साथ कपड़ा और रेडीमेड कपड़ों की दुकानें भी शामिल हैं। जिलाधिकारी दुकानों को खोलने के दिन और समय का निर्धारण करेंगे। उन्होंने बताया कि ओला और उबर जैसी टैक्सी सेवाओं को चिकित्सीय कारणों और विशेष रेलगाड़ियों के यात्रियों के लिए रेलवे स्टेशन तक जाने और आने की अनुमति दी गई है। ऑटो रिक्शा के परिचालन के संबंध में परिवहन विभाग अलग से आदेश निर्गत करेगा। अपर मुख्य सचिव ने बताया कि बसों का परिचालन पूर्णतः प्रतिबंधित रहेगा। इसके अलावा निजी गाड़ियों से एक जिले से दूसरे जिले के अंदर आम लोगों का आवागमन पूर्व की तरह प्रतिबंधित रहेगा। लॉकडाउन के चौथे चरण में प्रदेश में सभी प्रकार के शिक्षण संस्थान, होटल, रेस्तरां, सिनेमा हॉल, जिम, शॉपिंग मॉल और कॉम्प्लेक्स, सार्वजनिक सभा, धार्मिक स्थल और पार्क जैसे स्थान पूर्व की तरह बंद रहेंगे। रेहड़ी और ठेला वालों को दुकान खोलने की अनुमति नहीं दी गई है। प्रदेश में लॉकडाउन के उल्लंघन के आरोप में 2259 लोगों को गिरफ्तार किया गया है, जबकि 74,000 से अधिक वाहनों की अब तक जब्ती हुई है। पुलिस मुख्यालय में अपर महानिदेशक जितेंद्र कुमार ने बताया कि 22 मार्च से अब तक जुर्माने के रूप में 17.5 करोड़ रुपए से अधिक की राशि वसूली गई है। इधर स्वास्थ्य मंत्रालय ने कार्यस्थलों पर कोविड-19 को फैलने से रोकने के उपायों के बारे में दिशा निर्देश जारी किए हैं। मंत्रालय ने कहा है कि फ्लू जैसी बीमारी से पीड़ित कर्मचारी को कार्यालय नहीं आना चाहिए और स्थानीय स्वास्थ्य प्राधिकरणों से चिकित्सा सलाह लेनी चाहिए।
यदि किसी व्यक्ति में कोविड-19 संक्रमण की पुष्टि होती है या उसका संदेह होता है तो उसे तुरंत कार्यालय को सूचित करना चाहिए। यदि कोई कर्मचारी अपने निवास क्षेत्र के कंटेनमेंट जोन के आधार पर घर पर क्वारंटीन होने का अनुरोध करता है तो उसे घर से काम करने की अनुमति दी जानी चाहिए। केंद्र सरकार ने बिहार में 14,04,000 लाभार्थियों के लिए लगभग 2770 मीट्रिक टन अतिरिक्त अनाज आवंटन को मंजूरी प्रदान की है। खाद्य और उपभोक्ता मामलों के केंद्रीय मंत्री रामविलास पासवान ने कहा कि इस अतिरिक्त अनाज से वैसे प्रवासी मजदूरों को लाभ मिलेगा जो राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा कानून NFSA या अन्य किसी योजना के अंतर्गत नहीं आते हैं। राज्य में 8 करोड़ 70 लाख से अधिक लोग खाद्य सुरक्षा कानून के अंतर्गत आते हैं। लॉकडाउन की अवधि में सरकार की विभिन्न कल्याणकारी योजनाओं से आम लोगों का जीवन काफी आसान हुआ है। रोहतास, लखीसराय और खगड़िया के कुछ लाभार्थियों ने अपने अनुभव साझा किए हैं। राजकुमार सौदा हमारा नाम है। घर हुआ मुरली दी, खुद चनपुरा पंचायत हुआ, थाना अलौली, जिला खगड़िया। हम लोग का मिला है 5 किलो मुफ्त में चावल, 1000 रुपया। मोदी जी को धन्यवाद देते। मेरा नाम बम वर्मा है। मैं चूल धर्मशाला के रहने वाला हूँ। मुझे अनाज मिला है, सरकारी अनाज, और वृद्धा पेंशन भी लागू हुआ है। नरेंद्र मोदी को धन्यवाद देता हूँ। हम रोहतास जिला से बोलो तनी, हमारा गाँव पहाड़ी। हम रजेश शाह बोलो तनी, हमारा गैस के मोदी जी पैसा देले बानी, हम मोदी जी के धन्यवाद देता नहीं। नई दिल्ली सफदरजंग अस्पताल के वरिष्ठ डॉक्टर M.K. सेन ने कहा है कि लॉकडाउन के चौथे चरण में भी कड़ाई से नियमों का पालन करना चाहिए। ये घड़ी एक परीक्षा की घड़ी है। ये वक्त हमें और भी अधिक मात्रा में संयम और सुरक्षा और अनुशासन, ये चीजों का ध्यान में रखना है। जो लॉकडाउन के मूल मंत्र हैं, जैसे कि सोशल डिस्टेंसिंग हुआ या स्वच्छता, क्लीनलीनेस, यूज ऑफ मास्क, हैंड वॉशिंग, इसको हमें निरंतर इसका पालन हमें करते रहना होगा। मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के संस्थापक और शिक्षाविद कमाल फारूकी ने कहा है कि लॉकडाउन आगे बढ़ाने का निर्णय सही लिया गया है। श्री फारूकी ने मुस्लिम समुदाय से रमजान के आखिरी जुमा, जुमतुल विदा और ईद उल फितर की नमाज सरकार के दिशा निर्देशों के अनुसार ही अदा करने की अपील की है। गवर्नमेंट ने 31 मई तक लॉकडाउन को और एक्सटेंड किया है। मैं समझता हूं कि ये बिल्कुल सही कदम है और खुसूसी तौर पर मुसलमानों से दरख्वास्त है कि जिस तरह से आपने इससे पहले तमाम मजहबी जितने भी आपके अरकान थे उसको पूरा किया, बिल्कुल उसी तरह से आप कैसे हालात के अंदर हमको किस तरह से करना चाहिए मामलात को। ईद की नमाज ईदगाह में नहीं होगी, घर में अगर लोग बाग हैं तो उसके तरीके बतलाए गए हैं। ईद की नमाज आप किस तरह से घर पर अदा करिए। किसी किस्म की भी कहीं हमको बाहर सोशल डिस्टेंसिंग के साथ ही अगर मिलना है तो मिले, वरना कोशिश कीजिए कि कहीं किसी से मुलाकात न हो। और ये एक सख्त टाइम है पूरे मुल्क के लिए, पूरी दुनिया के लिए। अल्लाह ताला से दुआ कीजिए कि ये जितनी जल्द भी ये बीमारी खत्म हो। भागलपुर जिले के खरीक थाना क्षेत्र के अंबो मोड़ के पास राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 31 पर आज सुबह ट्रक और बस के बीच टक्कर में 9 प्रवासी मजदूरों की मौत हो गई, जबकि 12 अन्य घायल हो गए। राज्यपाल फागू चौहान ने दुर्घटना पर शोक संवेदना व्यक्त की है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने घटना के प्रति दुख व्यक्त किया है। मुख्यमंत्री ने इस हादसे में मृतकों के निकट आश्रितों को 4-4 लाख रुपए अनुग्रह अनुदान देने का निर्देश दिया है। मौसम विभाग ने कहा है कि चक्रवाती तूफान उम्फन का प्रदेश में बहुत अधिक प्रभाव नहीं होगा। अगले 2 दिनों तक राज्य के पूर्वी हिस्सों में हल्की से मध्यम बारिश हो सकती है। इधर आज दरभंगा, सीतामढ़ी, मधुबनी समेत आसपास के कई जिलों में तेज हवा के साथ बारिश हुई। राज्य के अधिकांश हिस्सों में दिन के समय बादल छाये रहे। और अब अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। बिहार में कोविड-19 महामारी से संक्रमित लोगों की संख्या बढ़कर 1495 हो गई है। आज 72 लोगों में संक्रमण की पुष्टि हुई। जहानाबाद जिले के सदर, काको, रतनी, फरीदपुर, शकूराबाद, घोसी और मखदूमपुर क्षेत्रों सहित कई इलाकों में संक्रमण फैला। 31 लोगों में महामारी की पुष्टि। देश के विभिन्न भागों से प्रदेश में विशेष श्रमिक रेलगाड़ियों का आने का सिलसिला जारी। कल 66 ट्रेनों के माध्यम से 1 लाख से अधिक कामगार अपने गृह जिले पहुंचेंगे। और भागलपुर में प्रवासी कामगारों को लेकर जा रहे एक ट्रक के दुर्घटनाग्रस्त होने से 9 की मौत, 12 घायल। इसके साथ ही आकाशवाणी पटना से प्रसारित प्रादेशिक समाचार का ये अंक समाप्त हुआ। घर में रहिए, सुरक्षित रहिए और सुनते रहिए आकाशवाणी।